नमस्कार सम्मानित दर्शकों, मैं एलएलसी सोवेल मैश चैनल पर आपका स्वागत करते हुए बहुत खुश हूं। आज हमेशा की तरह आपके साथ मैं अलेक्जेंडर सुदारेव हूं और आज हम एक दिलचस्प रूपांतरण के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इतिहास का वर्तमान से संबंध। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जानते हैं कि हम यहाँ किस काम में लगे हुए हैं। हमने निर्माण किया और अंततः एक प्रोजेक्ट डिजाइन टेक्नोलॉजिकल ब्यूरो बना लिया, जिसमें कई उच्च क्षमता वाले तकनीकी उपकरण शामिल हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह सब कुछ सुचारू रूप से चले, इसके लिए कई तरह के इंजीनियरिंग उपकरण भी जरूरी हैं, ताकि यह परिसर सांस ले सके, ठंडा हो सके, गर्म हो सके, जल आपूर्ति हो सके और इसी तरह। मैं तो अभी ऊर्जा नेटवर्क्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के दौरान कई तरह की अप्रत्याशित घटनाएं हुईं, कुछ खास और गंभीर चुनौतियां भी आईं, जिन्हें हमने सफलतापूर्वक हल किया। और आज की तारीख में आप मेरी पीठ के पीछे एक बहुत ही प्रभावी शोर रोकने वाली स्क्रीन देख सकते हैं, जिसे अधिकृत संस्थाओं की विशेष मांग पर हमने सावधानीपूर्वक स्थापित किया है। इसके ठीक पीछे विशालकाय सूखी कूलिंग टावर स्थित हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं और विस्तार से देखते हैं कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। यहाँ आप कुल 4 बड़ी और महत्वपूर्ण इकाइयां देख सकते हैं। ये चारों इकाइयां स्वाभाविक रूप से एक साथ एक ही समय पर पूरी क्षमता से काम नहीं करती। इस समय 2 पिछली इकाइयां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और वे पूरी तरह से चालू हैं, उसी सटीक तरह से कार्य कर रही हैं जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी। इन इकाइयों के नीचे से निकलने वाली संचार लाइनें उस नींव के नीचे जाती हैं जिस पर ये स्थित हैं, और जमीन के नीचे हमारे ऑब्जेक्ट हमारे भवन से जुड़ जाती हैं। ये इसलिए किया गया था ताकि सभी प्रकार के कंपन को समाप्त किया जा सके। ऐसा कह सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रदूषण, शोर शराबा और अन्य चीजें, इन्हें भवन से अलग करने और उच्च परिशुद्धता प्रसंस्करण मशीनों के साथ काम करने की सुविधा देने के लिए, ताकि उच्च परिशुद्धता माप उपकरणों और अन्य अन्य चीजों के साथ काम किया जा सके। इसलिए ऐसा कह सकते हैं, हमारे पास ऐसा एक प्रोजेक्ट था जिसे हमने लागू किया और अब वह चालू हो गया है। ये स्पष्ट है। अब आइए वापस इमारत के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। अब सबसे अधिक संभावना है कि बहुत तेज आवाज होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पाएंगे। अगर अचानक आवाज नहीं आई तो हम आपको ऊपर से वॉइस ओवर, ऐसा कह सकते हैं, उपलब्ध कराएंगे। तो आइए हम घूमते हैं और वहां चलते हैं। यहाँ हम कुल 4 कंप्रेसर देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सभी कंप्रेसर एक साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कंप्रेसर रिजर्व में रखे गए हैं और यह एक सामान्य प्रचलित प्रक्रिया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादन कभी न रुके, वह लगातार चलता रहे, और स्वाभाविक रूप से अगर कोई खराबी आती है तो कुछ भी हमें रोक न सके। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उनमें से एक, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मोटरों की कमी थी। क्योंकि हम मानवता के विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और लॉजिस्टिक चेन पूरी तरह से बाधित हो गई है, प्रतिबंध लगाए गए हैं और अन्य समस्याएं भी आई हैं, तो वे पंप जो परियोजना के अनुसार लगाए गए थे, विशेष रूप से जर्मन ग्रंटफोस, अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहे। हालांकि हमने इन प्रतिबंधों के लागू होने से पहले बड़ी मात्रा में उपकरण खरीद लिए थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक कमी रह गई थी। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। हमने अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुना और दूसरी कंपनी के सभी पंप स्थापित किए गए, उन्हें ठीक से सेट किया गया, जोड़े गए और अब वे इस पूरी श्रृंखला में काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कूलिंग सेंटर अब पूरी तरह से चालू हो चुका है, वह सामान्य रूप से अपना काम कर रहा है। लेकिन स्वाभाविक रूप से आवश्यक है कि हम फाइन ट्यूनिंग और समायोजन करें, ताकि अलग अलग कमरों, कार्यशालाओं आदि के लिए आवश्यक तापमान व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसलिए इसके लिए मैं आप सभी को बधाई दे सकता हूँ। निस्संदेह उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने भाग लिया, चिंता की, विश्वास किया और अंततः हम सब मिलकर इस काम को पूरा कर सके। हमारे पीछे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक नियंत्रण पैनल और एक ऑटोमेशन पैनल वास्तव में कैसा दिखता है। इसकी समग्र संरचना और बनावट काफी सरल और सुव्यवस्थित है। मूल रूप से कुछ तार, दर्जनों बटन और डिजाइनरों द्वारा इन सभी प्रणालियों को बनाने, सोचने और कंपनी के जीवन में लागू करने के लिए लगाया गया बहुत सारा समय और प्रयास। स्वाभाविक है, ये सब अभी मैं दोहराता हूँ, स्थापित किया जा रहा है। अब चलिए अगले वर्कशॉप में चलते हैं। यहाँ मैं याद दिला दूं कि क्या हो रहा है। यहाँ कह सकते हैं कूलेंट और एथिलीन ग्लाइकोल का आदान प्रदान हो रहा है। इसके बाद ये सब पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से इमारत में आगे भेजा जाता है।
जो भी आवश्यक था उसे ठंडा किया गया और आगे की प्रक्रिया जारी रहती है। और यह सब मिलकर एक कूलिंग सेंटर बनाता है। यानी बाहर जो है और यहाँ जो है, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मुख्य उद्देश्य है इमारत को ठंडा करना, इसलिए ये जटिल संरचनाएं जैसे कि कलेक्टर, ये सभी ये मानक आकार के नहीं हैं। इन्हें यहीं पर सावधानी पूर्वक वेल्ड किया गया, रंगा गया, जोड़ा गया, थर्मल इंसुलेट किया गया और इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं की गईं। यहाँ आप ग्रंडफोर्स कंपनी के पंप देख सकते हैं। इनमें से 2 पंप हमें प्रतिबंधों के बावजूद हासिल करने में कामयाबी मिली, लेकिन बाकी पंप वे दूसरी कंपनी के हैं, किसी और ब्रांड के हैं। फिर भी इन्हें पूरी प्रणाली में शामिल कर लिया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह सब अब पूरी तरह से काम कर रहा है। और एक बार फिर बधाई देता हूं कि ऐतिहासिक तथ्य अब एक वर्तमान घटना में बदल गया है जो पहले ही घटित हो चुकी है। और आखिरकार बाहर इतनी अधिक तापमान होने के बावजूद भी हम सब यहाँ आराम से रह सकते हैं और अपने सभी निर्धारित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। हम ढलाई कार्यशाला में आए, आपके लिए कुछ ताज़ा जानकारी रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन मैं इसे अपने हाथ से छूने बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। वे गर्मी और खुशी से भरपूर हैं। बात यह है कि हम रिकॉर्डिंग करने से पहले ही नहीं पहुंच पाए। लड़कों ने पहले ही ढलाई का काम पूरा कर लिया। ये असल में कचरा है। क्रूसिबल गर्म है, ढलाई हो चुकी है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि विमान इंजनों और उन सभी इंजनों के प्रोटोटाइप बनाने की सुविधा मिल सके जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? बात यह है कि अभी प्रक्रियाएं अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। कुछ निश्चित, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग उपकरणों के कमीशनिंग कार्यों के अलावा तकनीकी उपकरणों के कमीशनिंग का काम भी जारी है। जो उपकरण हमारे पास आए हैं उनकी सेटिंग्स जारी हैं, प्रोग्रामों की ट्यूनिंग और स्वाभाविक रूप से विकास कार्य भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य आखिरकार इंजन का विकास करना और उन्हें उत्पादन में लाना है। और अब हम उस चरण पर पहुंच रहे हैं जब हमें केवल एक स्केच या सॉफ्टवेयर मॉडलिंग ही नहीं करनी है, बल्कि इसे असल हार्डवेयर में बनाना है। लेकिन अब हमें प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि औद्योगिक स्तर का वर्जन बनाना है, जिसमें गणितीय गणना, आर्थिक विश्लेषण और सारी आवश्यक चीजें शामिल हों। इसलिए अब हम उस स्थिति में आ रहे हैं जब बड़े पैमाने के उपकरण जैसे कि विशाल कास्टिंग इंस्टॉलेशन, यहाँ आप ध्यान से डाइस पर ध्यान दे सकते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण उपकरण अब पूरी तरह से काम में लगाए जा रहे हैं। यहाँ अभी हमारे उत्पादों के भंडारण के लिए एक बहुत ही उन्नत और कुशल सिस्टम स्थापित की गई है। हाँ, यानी यह सब बहुत ही उच्च गुणवत्ता का और उत्कृष्ट दिखता है, जो हमारी अपेक्षाओं से भी बढ़कर है। सच कहूँ तो मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है और समझ नहीं पा रहा कि यह क्यों काम नहीं कर रही। हम इसे तोड़ेंगे नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ध्यान दें कि एक शेल्फ पर अधिकतम भार 1400 किलोग्राम है। यानी हमारे सभी बने हुए उत्पाद, कच्चे माल और इंजन, ये सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं अब ऐसी उन्नत भंडारण प्रणालियों में सुरक्षित रूप से रखे जा सकते हैं और अपने सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बिना, ऐसी प्रणालियों की मौजूदगी के बिना, हम उन कार्यों पर काम नहीं कर पाएंगे जिनका पहले जिक्र किया गया था, क्योंकि ये सभी मशीनें, ये सभी ट्रांसपोर्ट लाइनें, भंडारण प्रणालियां और यहाँ तक कि वह इंजीनियरिंग उपकरण भी जो ये सब शुरू करने और चलाने के लिए ज़रूरी हैं, एक ही प्रणाली, एक ही तंत्र में काम करते हैं। यहाँ तक कि अभी भी हमारे ऑपरेटर इस ट्रॉली के साथ एक ही तंत्र बन गया है। उसने इसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन यह ज़्यादा दूर नहीं गई। क्यों? यह 1000 किलोग्राम का भार संभाल सकती है और यह भी आवश्यक है ताकि उत्पादों को इधर उधर ले जाया जा सके। जो चीज़ें हमें इस मामले में, हाँ, रोटर के रूप में, रोटर की कच्ची सामग्री के रूप में और मोटर के स्टेटर के रूप में मिलती हैं, इन सब का वजन काफ़ी भारी होता है। ये सब ट्रॉलियों में रखा जाता है और फिर इन्हें भंडारण स्थानों पर ले जाया जाता है। इसलिए बात थोड़ी घुमावदार हो जाती है, जैसे सब कुछ कह रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं कह रहे। लेकिन इस बार हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और अब हम अपनी कहानी विचार लक्ष्य की तुलना उसके वास्तविक क्रियान्वयन से करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब यहाँ किसी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये वास्तव में हो चुका है। तो अब आइए हम उत्पाद के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। और जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये पूरा गलियारा मशीनों से पूरी तरह से भरने लगा है। यानी ये रास्ता पहले पूरी तरह से खाली था और हमें हमेशा ऐसा लगता था कि इस विशाल फैक्ट्री में कितनी ज़्यादा जगह है, जो कि एक डिज़ाइन और तकनीकी ब्यूरो है। बहुत ही ज़्यादा जगह, और इसकी छतें भी बहुत ही ज़्यादा ऊंची हैं। यहाँ सच में बहुत सारी अनावश्यक और गैर ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। पाइप भी बहुत अधिक हैं और जगह भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब तो गलियारों में भी आधुनिक तकनीकी उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है
कि हम अपनी महत्वपूर्ण योजना के अंतिम और निर्णायक चरण के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। और यहाँ हम आपके साथ लगभग तैयार औद्योगिक संस्करण को देख सकते हैं, है ना? यानी यह वह विशिष्ट पैकेट है जिसे विशेष रूप से स्टैंपिंग मशीन पर सटीकता के साथ बनाया गया था। यह स्वाभाविक है कि अब इसमें पहले से ही एक शक्तिशाली पंखा, आवश्यक पाइपिंग और एक कुशल मोटर भी पूरी तरह से लगा हुआ है, जो इसे पूरी तरह से कार्यात्मक बनाता है। यह नवीनतम संस्करण विशेष रूप से बियरिंग शील्ड के साथ बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से ये सभी महत्वपूर्ण पुर्जे भी हमने ही सावधानीपूर्वक बनाए हैं और इन्हें गैल्वेनाइजिंग की मदद से एक विशेष और टिकाऊ कोटिंग दी गई है, जिससे हमें ऐसा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है। और जब हम ये उत्पादन लाइनें बनाते हैं, ऐसी प्रणाली तैयार करते हैं जो हमें विचार से लेकर अंतिम उत्पाद तक का सफर तय करने की अनुमति देती है, तो हम वास्तव में उसी पूर्ण विचार, उसी मुख्य उद्देश्य को साकार कर रहे होते हैं जिसके लिए यह सब शुरू किया गया था, मोटरों का विकास और उत्पादन में लाना। लेकिन चूंकि हमारे पास विभिन्न क्षमताएं हैं, हम पूरी तरह से अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं, चाहे वह प्रोटोटाइपिंग के लिए हो या सीरियल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है उत्पादन लाइनों का निर्माण करना। ऐसी उत्पादन लाइनें जिनमें खरीदी गई मशीनों के साथ साथ मोटर असेंबली के लिए हमारी खुद की विकसित की गई विशेषीकृत मशीनें भी शामिल होंगी। लेकिन इसके बावजूद, ताकि यह सब संभव हो सके, हमें इसकी गणना करनी होगी, इसे बनाना होगा, परीक्षण करना होगा, जांचना होगा और अंततः उसे उस प्रारूप में तैयार करना होगा जो बैच में जाएगा। और ध्यान दें कि यहाँ बिल्कुल अलग अलग प्रकार की मोटरें हैं। उनके डिज़ाइन भी काफ़ी अलग अलग हैं, क्योंकि हम केवल तकनीकी उत्पाद बनाने की ही नहीं, बल्कि उनकी लागत को अधिकतम रूप से कम करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मोटरों के बीच के विभिन्न वर्षन अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि उनके विकास के हर चरण के लिए हम वही विशिष्ट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमें उस समय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का सारांश एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान से किया जा सकता है। बात यह है कि कंपनी के प्रबंधन ने एक दृढ़ और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि परियोजना को सरकारी आयोग को सौंपने और संचालन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद हम संयंत्र का आधुनिकीकरण शुरू करेंगे। यह हमें भविष्य के उत्पादों की लागत को कम करने में सक्षम बनाएगा। यानी हम मानक वाइंडिंग वाले एसिंक्रोनस मोटरों से संयुक्त वाइंडिंग वाले मोटरों पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को अब शुरू करेंगे, जिन्हें यहीं पर विशेष रूप से विकसित और निर्मित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें ऐसे मोटरों को विभिन्न प्रकार की मशीनों, उन्नत तकनीकी उपकरणों और जटिल इंजीनियरिंग उपकरणों में भी सफलतापूर्वक बदलने की अनुमति प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यह हमें बिजली की खपत में महत्वपूर्ण बचत प्राप्त करने, धन खर्च के अनुकूलन को सुनिश्चित करने और, जैसा कि मैंने पहले कहा, लागत को कम करने में मदद करेगा। इसलिए ये प्रक्रिया यूं कहें तो तेज नहीं है। स्वाभाविक है, यह एक दिन में नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ उपकरणों पर कुछ गारंटी दायित्व हैं। जैसे जैसे उनकी अवधि समाप्त होगी, हम इस पर काम शुरू करेंगे। और कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्से भी हैं जो हमें अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसलिए इस घटना के लिए मैं आपको अभी बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। फिर भी इस वीडियो में हमने आपको इतिहास से लेकर तथ्य तक, यानी जो कुछ हो रहा है उस तक की यात्रा बताई है। और हमारे कुछ हिस्से, खैर शायद मैं गलत नहीं कहूँगा अगर मैं यह कहूँ कि यह एक तरह की महत्वपूर्ण जीत है जिसे हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आपके समर्थन, आपके विश्वास और मदद की बदौलत ही हम आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने प्रोजेक्ट के विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे।